Okay, good morning, student. Yes, myself, Radhishan sir. Today, I am going to start the same chapter of When the People Rebel. 1857. Rebel means होता है विद्रोह, यानी जब कोई देश किसी विदेशी सत्ता के हाथ में आता है, जब तक वो विदेशी सत्ता देशवासियों के हित में अगर कोई काम करती है, तब तक देशवासी उस सत्ता के साथ चलते हैं, उसका साथ देते हैं। जैसे जैसे विदेशी सत्ता देशवासियों के खिलाफ कोई अत्याचार, कोई उत्पीड़न जब स्टार्ट करती है, फिर भी उसको देश की जनता सहन करती है। ऐसा ही कुछ हमारे देश के साथ हुआ और उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की सत्ता कायम थी और वो अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यानी जो ट्रेडर्स उस समय जो आए थे केवल व्यापार के लिए, धीरे धीरे उस व्यापार का बढ़ावा मिला और व्यापार के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश में राजनीतिक सत्ता को भी स्थापित कर दिया और उस राजनीतिक सत्ता पर जमींदारों और सामंतवादी प्रथा जैसी प्रथाओं पर उन्होंने शिकंजा कसा, उनको अपने कब्जे में लिया। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ के किसान, उनके साथ जो अत्याचार, उत्पीड़न ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जब किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब किया गया, तो देश के लोगों ने वहां पर विशेष विद्रोह शुरू कर दिया। विशेष विद्रोह जब शांत किया गया और तब उसमें भारत के किसानों की हालत बहुत ही नाजुक थी। तो आज उसी पैराग्राफ को लेकर हम यहाँ चर्चा करेंगे, इतिहास पर, इतिहास के यानी हिस्ट्री के थर्ड पैराग्राफ का, व्हेन पीपल रिबेल 1857, 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह जो था वो किस प्रकार घातक हुआ और किस तरह से हमारे देश में ये क्रांति स्प्रीड हुई। द पीसेंट एंड द सेपॉइज। सेपॉइज मीन्स द पुलिस डिपार्टमेंट और यानी द इंग्लिश पुलिस और किसान। In the countryside, peasant and jamidar resented the high taxes and a rigid method of the revenue collection. किसान देहात क्षेत्र में जो बिलोंग करने वाले लोग थे, उनमें किसान और जमींदार थे। देश का पूरा किसान
जमींदारों के अंडर में काम किया करता था। उनकी जमीन का पूरा लेखा जोखा जमींदार के हाथ में होता था और जमींदार के द्वारा ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स और कर, लगान वसूल करती थी, क्योंकि जमींदारों को ब्रिटिश सरकार ने पूरी तौर से अथॉरिटी दी थी कि आप सभी जमींदार, आपको अच्छी जमीनें दी जाती हैं ओनली फॉर यू। शेष जमीन पर जो किसान कार्य कर रहे हैं उनसे आप अच्छा कर वसूलेंगे, ये आपकी ड्यूटी है या जिम्मेदारी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल लोकल जमींदारों को दी गई थी और अधिक से अधिक टैक्स लगान लगाकर अच्छा जो कर था, लगान था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती थी। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लैंडर। बहुत से किसानों ने जमीन में जब उनकी फसल ठीक प्रकार से उत्पादन नहीं कर सके, लेकिन उनको अपनी जमीन को बचाने के लिए टैक्स तो भरना ही था, उन्होंने जमींदारों से या जो मनी लैंडर थे उनसे लोन लिया, कर्ज लेकर ब्रिटिश सरकार का लगान भरना शुरू कर दिया था। ग्रिजली लॉस्ट ऑफ हैंड्स दे हैड टाइल्ड फॉर द जनरेशन। द इंडियन सिपाही इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी also had a reason for discontent. भारतीय सेना में, जो ब्रिटिश सेना में कुछ हमारे भारतीय सिपाही भी एम्प्लॉय थे, उन्होंने जब भारतीय किसानों की ये दशा को देखा, बहुत दुखी हुए। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पेस। ये नाजायज जो टैक्स था, नाजायज टैक्स को देखकर भारतीय सैनिकों को भी नाराजगी हुई, दुख हुआ। अलाउंस यानी भत्ता एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विस, सम ऑफ द न्यू रूल्स, उनमें कुछ भत्ते जो ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना में अंतर करके दिए जाने लगे। कुछ नियम भी ब्रिटिश सरकार ने चेंज किए। भारतीय सेना के नियम उनको अलग दिए गए और ब्रिटिश सेना के लिए नियम अलग थे। उसके बाद पोस्ट में भी डिफरेंस था। जो भारतीय सेना थी उनकी लोअर पोस्ट हुआ करती थी, उनको लोअर पोस्ट पर परफॉर्म करना पड़ता था, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश सेना को हायर पोस्ट पर अपॉइंटमेंट देती थी। ये सारी चीजों को जब भारतीय सिपाहियों ने, यानी जो हमारे कांस्टेबल्स थे, पुलिस थी, आर्मी थी, इंडियन आर्मी के जो सैनिक थे, उन्होंने इस पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। यानी धीरे धीरे देश से लेकर सेना के बीच तक विद्रोह स्टार्ट हो गया था। Some of the new rules, moreover, violated their religion, sensibilities, and belief. Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea and they would lose their religion and caste. इस अत्याचार को बर्दाश्त ना करते हुए भारत के बहुत से देश के किसानों ने
भारत के लोगों ने, भारतीय जनता ने अपने को पलायन करना शुरू कर दिया, धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग को ये विश्वास था that if they cross the sea they would lose their religion। अगर वो समुद्र के पार चले जाते हैं तो उनका जो है रिलीजन यानी धर्म और उनकी जाति खत्म हो जाएगी। So when the 1824 the Sepoy were told to go Burma। 1824 की बात है और उस दिन 1824 में ये समस्याओं को देखते हुए भारतीय ब्रिटिश सैनिकों ने कुछ देशवासियों को एक सलाह दी कि आप सबके सब बर्मा चले जाओ, बाय द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी। इस समुद्री रास्ते के द्वारा इस कंपनी से लड़ने के लिए कुछ सिपाही और कुछ हमारे देश के नागरिक बर्मा गए। दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर दो दे एग्रीड टू गो बाय द लैंड रूट। अब क्या हुआ, वो समुद्री रास्ते से तो न जाकर लेकिन जो लैंड वे यानी भूभाग के रास्ते से जाने के लिए तैयार थे। दे वर सेवरली पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिडंट डाई डाउन in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree serve overseas if required। अगर दूसरा उन्होंने 1856 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून पास किया। उस कानून में ये बताया गया कि भारतीय प्रत्येक नागरिक जो अगर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में अगर सहमत भर्ती होता है, एम्प्लॉयमेंट ले रहा है, एम्प्लॉयमेंट है, अगर एम्प्लॉई है तो उसको ओवरसीज समुद्र पार ड्यूटी करनी होगी, समुद्री रास्तों पर ड्यूटी करनी होगी। सिपाही also received to what was happening in the countryside। Many of them were peasant, had the families living in the village, so the anger of this peasant quickly spread the among of the सिपाही। और उसमें बहुत से जो हमारे सैनिक थे, फैमिलियर थे, कुछ भारतीय किसान भी थे, उनको ये बात अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बहुत जल्द ही ये विद्रोह स्टार्ट किया। Responses to perform reform। The British believed that Indian society had to be reformed। Laws were passed to stop the practice of the sati। The British believed, अंग्रेजी सरकार को विश्वास था that the Indian society had to reform। Law were passed to stop the practice of sati and encourage the remarriage। उन्होंने देखा कि भारतीय नागरिक समाज जो है वो सती प्रथा को लाइक करता है। सती प्रथा, लॉज वर पास टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस सती सिस्टम और रीमैरिज ऑफ द विडोज, विधवाओं को पुनर्विवाह
और सती सिस्टम को रोकने के लिए बाध्य किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेटेड वॉज इफेक्टिवली प्रोमोटेड। दूसरा, भारत में इंग्लिश भाषा का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू द functions freely in the domains and even own and properly in 1850 1850 में कुछ ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज देश में स्टार्ट हुए। जगह जगह चर्च बनवाए गए, स्कूल ओपन हुए और मिशनरी स्कूल में इंग्लिश शिक्षा का, इंग्लिश एजुकेशन का, इंग्लिश लैंग्वेज का बोलबाला स्टार्ट हो गया। मैनी इंडियन बिगिन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉयड देयर रिलीजन। बहुत से सैनिकों, बहुत से भारतीयों का ये विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे धर्म को खत्म करती जा रही है और कुछ समय के बाद भारत में पूरी तौर से क्रिश्चियनिटी डेवलप हो जाएगी। So their social customs and their traditional way of life, उनका सामाजिक रीति रिवाज और उनकी परंपराएं, जो उनके जीवन की जो परंपराएं थीं, धीरे धीरे उनको लग रहा था कि ये सारी परंपराएं खात्मा होती जा रही हैं। So there were course other Indians who wanted to change existing social practice. You will read about these reformers and reform movement in chapter 7 also. ये आगे चैप्टर नंबर 7 में आप इसका स्टडी करेंगे। Through the eyes of people to get the glimpse of what people were thinking. लोगों ने आंतरिक भाव से सोचना शुरू किया। Those days about British rule, study sources. इसी के साथ यहाँ पर एक केस स्टडी है। ये जो द लिस्ट ऑफ द 84 रूल्स, जो 84 रूल्स थे, उनका जो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ, यानी ये फर्स्ट सोर्स है और सेकंड सोर्स है। लुक दिस स्टडी ये सोर्स फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें हम थोड़ा सा आपको स्टडी करा रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे कि 84 रूल्स क्या थे। गिवन हियर आर एक्सेप्ट फ्रॉम द बुक मजहा प्रवास written by विष्णु भट्ट, गोडसे, a Brahmin from a village in महाराष्ट्र। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि विष्णु भट्ट गोडसे कहाँ के रहने वाले थे, विष्णु भट्ट गोडसे कौन थे और विष्णु भट्ट गोडसे ने किस पुस्तक को लिखा। तो विच बुक आर रिटन बाय द विष्णु भट्ट गोडसे। मजहा प्रवास, एक मजहब प्रवास बुक, दिस रिटन बाय द विष्णु भट्ट गोडसे। वेयर was Vishnu Bhatt born? In Maharashtra village. Which caste? Brahmin caste. So these are three questions. You can write answer very well and you can form these three questions about your side in a very short three questions. जो 3 क्वेश्चन में आपको डेली दिए जा रहे हैं वो 3 क्वेश्चन आप इस पैराग्राफ यानी सोर्स 1 से ले सकते हैं, विष्णु भट्ट के बारे में राइट कर सकते हैं। He and his uncle had set out to attend
a yajna being organized in the Mathura. Vishnu Bhatta writes that they meet some sepoy on the way who told them that they should not proceeded on the January because a massive upheaval was going to break out in the 3 days. The sepoy said. The English were determined to wipe out the religion of the Hindus and Muslims. बताया गया कि इंग्लिश पूरी तौर से हिंदू और मुसलमान के धर्मों का पोछा लगाने वाली भाषा है, यानी खत्म कर देगा. They had made a list of 84 rules and announced these in the gathering of all big kings and princes of Calcutta. They said that king refused to accept these rules. ये जो 84 रूल बनाए गए थे ब्रिटिश सरकार की द्वारा, कलकत्ता के राजा ने इसको अस्वीकार किया. एंड वारंट टू द इंग्लिश ऑफ डायर consequence and massive upheaval if they are implemented, that king all the returned to their capitals in the great anger. All the big people began to making a plan. A date was fixed for the bar religion and sacred plan had been circulated from the cantonment in Meerut by the letter sent to the different cantonments. और ये वहाँ के लोगों ने एक प्लान तैयार किया कि हम फिक्स डेट पर मेरठ में क्रांति स्टार्ट करेंगे. और इसमें विष्णु भट्ट गोडसे जो था मझा प्रवास नामक पुस्तक को लिखने लेखक थे, उन्होंने इसमें सारा ये 84 रूल्स जो ब्रिटिश के द्वारा लिखे गए हैं, ये 84 रूल्स रिटन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. These all rules collected by the विष्णु भट्ट गोडसे in the मझा प्रवास नामक बुक में उन्होंने इसको मेंशन किया है. सोर्स सेकेंड हमें मिलता है कि देखिए सोर्स सेकेंड में क्या कहा गया. देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट. बहुत जल्द ही सारे रेजिमेंट में खलबली मच गई. अनदर announced we have from those days are the memories of the Subedar Sitaram Pandey. Another account of this from those days are the memories of the Subedar Sitaram Pandey की इसमें मेमोरी के बारे में बताया गया है. सीताराम पांडे was the recruited in 1812. 1812 में सीताराम पांडे को भर्ती किया गया था हिंदुस्तान ब्रिटिश आर्मी में एज ए सिपाही इन द बंगाल नेटिव आर्मी. बंगाल छावनी में बंगाल सेक्टर की सेना में ब्रिटिश ने सीताराम पांडे को 1800 यानी 1812 में भर्ती किया. अब दिस अगेन वन क्वेश्चन यू कैन मेक कि हु वाज द सीताराम पांडे. सीताराम पांडे वाज द सूबेदार इन ब्रिटिश आर्मी
in Bengal native. यहाँ आप लिख सकते हैं क्वेश्चन कि सीताराम दुबे जो थे वो when सीताराम दुबे appointed in a British army, you can write this answer 1812. He served the English for 48 years. उन्होंने सेना में 48 वर्ष तक सेवा की थी. And retired in the 1860. 1860 में वो रिटायर हुए. He helped the British to the suppress the rebellion through his own son was rebel and was killed by the British in the front of his eyes. एक बहुत बड़ी घटना हुई. ये भारतीय सेना के सीताराम पांडे बहुत बड़े एग्जाम्पल थे. इधर भारतीय सेना विद्रोह कर रही थी, भारतीय लोग विद्रोह कर रहे थे और उसी विद्रोह में सीताराम पांडे का भी बेटा शामिल था. और उधर सीताराम पांडे ब्रिटिश सेना के साथ विद्रोह के खिलाफ में थे, लोहा ले रहे थे. इसी बीच में ब्रिटिश सेना ने सीताराम पांडे के बेटे को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया. On the recruitment, he was pursued by his commanding officer Norgate. उस समय सीताराम पांडे का जो कमांडिंग ऑफिसर था उसका नाम था नॉरगेट. टू राइट हिज मेमोरी, उसने अपनी यादगार में लिखा, अपनी बुक में लिखा. ही कंप्लीटेड writing in the 61 in Abdi and Norgate. Norgate translated it into English and laid it here is an accepted from what Sitaram Pandey wrote. क्या लिखा गया है? Completed into the English, had published under the title from सिपाही टू सूबेदार. एक टाइटल बनाया गया सीताराम दुबे के द्वारा जो नॉरगेट ने लिखा था, टाइटल जिसका नाम था सिपाही टू सूबेदार. सिपाही से सूबेदार की पूरी जो यात्रा थी एक टाइटल में, एक बुक में इसको फिट किया गया. और ये लिखते हैं नॉरगेट जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने लिखा हियर इज द एक्सेप्ट फ्रॉम द व्हाट सीताराम पांडे रोट. और जो सीताराम पांडे ने भी अपनी मेमोरी में लिखा उसको एक्सेप्ट किया गया. इट इज माई हम्बल ओपिनियन दैट दिस सीजिंग ऑफ अवध फील्ड इन द माइंड ऑफ द सिपाही distrust and led them to the plot against the government. Agent India to the discover the temper of the army. They worked upon the feeling towards their king. They invented 10,000 their masters English with the object restoring the emperor of the Delhi to the throne. They amended that this was the wholly within the army's power if the soldiers be the only the together and do as they were advised. So dear children, these are both source. About source number first and second, you will write these two notes and find out
three question from these two sources are notes given in the history. You will write two notes about these two sources, and you will find out three very short questions from these each sources. It is your homework. Some questions answer I will send to you today. These questions answer you will write in your notebook carefully. Thank you, dear student. Best of your luck. Keep it up.